गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए पार्ट थर्ड की सेकेंड पेपर की फर्स्ट यूनिट की कक्षा में आपका स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे मार्केट सिलेक्शन प्रोसेस, यानी कि बाज़ार की चयन प्रक्रिया। अभी तक हमने जितने दिन क्लासेस पढ़ी उसमें हमने पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय विपणन क्या है, उसकी परिभाषा से लेकर हमने उनकी महत्व से लेकर हमने उनके बारे में ये पढ़ा था कि हमें अंतर्राष्ट्रीय विपणन में क्या क्या प्रमुख चरण रहते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन की समस्याएं क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। आज हम पढ़ेंगे अंतर्राष्ट्रीय विपणन को कुछ के चयन करते समय हमें क्या क्या बातें ध्यान में रखनी चाहिए निर्धारित करते समय। तो अब सबसे पहले आता है प्रमुख चरण। 5 होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्यों को निर्धारित करना, बाजार चयन हेतु मापदंड निश्चित करना, प्रारंभिक छानबीन, विस्तृत अनुसंधान एवं संक्षिप्त सूचीकरण, और फिर लास्ट में आता है मूल्यांकन एवं चयन। अब पहला पॉइंट है कि अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्यों को निर्धारित करना, यानी जब भी हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन करने के लिए उतरते हैं, जब हम निर्यातक बनते हैं, क्योंकि अभी तक हम देशी बाज़ार में अपने माल को, अपने सामान को बेच रहे थे। अब हमें पता चला कि निर्यात के क्या बेनिफिट्स हैं, सरकार द्वारा क्या सब्सिडी दी जाती है, क्या हमको अंतर्राष्ट्रीय विपणन में ज़्यादा मुनाफा है। हम पहले कई पिछली क्लासेस में हम ये बात कर चुके हैं कि कंपटीशन थोड़ा सा देशी बाज़ार में बढ़ जाता है, तो हमें लगता है कि हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन की तरफ रुख करें। तो सबसे पहले हमें अपने उद्देश्यों को निर्धारित करना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय विपणन हेतु बाजार के चयन के संदर्भ में प्रथम महत्वपूर्ण चरण है अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्यों को निर्धारित करना। जैसे ही हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन के करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, हम क्यों अंतर्राष्ट्रीय विपणन करना चाह रहे हैं। घरेलू बाज़ार की तुलना में विदेशी बाज़ार में व्यापक लाभ संभावनाएं होना, विदेशी बाज़ारों में विकास के विशाल अवसर विद्यमान होना, घरेलू बाज़ार में बाधाएं तथा परिपक्वता स्तर तक आ जाना। ये सब बातें मैं आपको पिछली क्लास में रिपीट कर चुकी हूँ, लेकिन फिर से एक बार मैं आपको समझाना चाहूँगी। अभी प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना, राजकीय नीति और नियमों से प्रेरित होना, एकाधिकारी शक्ति का उपयोग करना। घरेलू बाज़ार की तुलना में विदेशी व्यापार में व्यापक लाभ संभावना है, क्योंकि हम जब भी निर्यातक बनेंगे या हम कोई भी काम अपना व्यापार बढ़ाना चाहेंगे तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि लाभ है या नहीं। क्योंकि हम कोई भी काम केवल जब तक हमारा व्यापार में खुद का स्वार्थ नहीं होता, व्यापार हमारे उद्योग का स्वार्थ नहीं होता, हमारी लाभ नहीं होती, हमें मुनाफा नहीं होता, तब तक हम कोई भी काम को बढ़ाना नहीं चाहेंगे। तो घरेलू बाज़ार में मैं आपको पहले भी क्लास में बता चुकी हूँ, एक ही प्रोडक्ट के कई सारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं, कई सारे व्यापारी हैं जो आपका जैसा ही सेम माल बना रहे हैं और आप उसी बाज़ार में बेच रहे हैं। तो आपको लगता है कि क्यों ना मैं अपनी लाभ को बढ़ाते हुए, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे चुकी हूँ कि कोई एक ड्रेस, या हम सांगानेरी प्रिंट या बगरू प्रिंट की मैं आपको पिछली क्लास में एग्जांपल दिया था कि 500 रुपये में पड़ती है, तो कोई आपके साथ जो व्यापारी बना रहे हैं वो आपको 510 में भी बेचना चाहेंगे, वो कोई 490। अगर आपने 500 रुपये उसकी मूल्य निर्धारित किया है तो 490 में भी कोई तैयार हो जाएगा, कोई 485 में तैयार हो जाएगा, कोई 450 में ही तैयार हो जाएगा। तो आपका कंपटीशन बढ़ जाता है। लेकिन जब हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करते हैं तो मल्टीप्लाइड बाय, जैसे मैंने आपको उस दिन एग्जांपल दिया था, अगर हम यूएस में बेच रहे हैं तो उसकी मुद्रा की वैल्यू है $1 = 70 रुपये। तो अगर आपने कोई भी चीज़ को वहाँ बेचा, अगर 500 रुपये है तो वहाँ पे वो $500 हो जाएगी। तो वो इतना मल्टीप्लाई करके आप मुनाफा ज़्यादा कमा सकते हैं। विदेशी बाज़ारों में विकास के विशाल अवसर विद्यमान होना। आज का बाज़ार, आज का व्यापार, आज का जो मार्केट है, जो हमारा विश्व व्यापार है, वो ग्लोबल मार्केट कहलाता है। यहाँ पे विकास के, अपने व्यापार को विकसित करने के बहुत सारी क्षमताएं हैं और बहुत सारे अवसर हैं। कनाडा, जापान, यूएस, रशिया। आप देखिए, अब बाज़ार केवल हमारे देश तक सीमित नहीं है, अब व्यापार
कई सारे देशों तक सीमित, कई सारे देशों में फैल चुका है। हमारा देश से हम हर जगह, छोटे से छोटे देश और बड़े से बड़े विकसित देश में अपने व्यापार को फैला सकते हैं, विकास कर सकते हैं। हमने कई सारे अभी पिछले अंतर्राष्ट्रीय विपणन की परिभाषाओं के दौरान और उनको पढ़ने के दौरान मैंने आपको बताया कि हम फ्रेंचाइजी खोल सकते हैं, हम अपने कई सारे एजेंट्स दूसरे देशों में स्थापित कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं अपने आप को विकसित करने के व्यापार को। घरेलू बाज़ार में बाधाएँ बहुत सारी हैं। जैसे मैंने आपको बताया, सबसे पहली बाधा है कंपटीशन। मुद्रा एक ही है, 5 रुपये की चीज़ अगर आपको हैदराबाद में बेचनी है, अगर आपको, क्योंकि वैट एक लगता है, जीएसटी एक लगता है, तो आपने देखा होगा कि आप जब लोकल मार्केट में जाते हैं, आप सामान खरीदने जाते हैं, तो व्यापारी के पास बोलता है कि मेरे पास ये ड्रेस या ये ड्रेस 500 रुपये में है, और अगर अगला व्यापारी आपको 510 में दे रहा होता है, तो आप हमेशा तुरंत एक ही बात कहते हैं कि भैया पिछली दुकान पे तो 500 रुपये में थी। तो यहाँ पर बाधाएँ, यानी कि सबसे पहली बाधा ही ये चीज़ है कि आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो आपको नए आयाम यानी नई जगह ढूंढनी ज़रूरी है। इसीलिए अंतर्राष्ट्रीय विपणन का फ़ायदा भी है। प्रतिस्पर्धा में वृद्धि होना, धीरे धीरे, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। राजकीय नीतियों और नियमों से प्रेरित होना। मैं आपको पिछली क्लास में बताया था कि राजकीय नीति यानी कि हर सरकार, कई सारे प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जैसे फल, फूल, सब्जी, आपने देखा होगा गेहूँ, चावल जो ख़राब हो जाते हैं, पेरिशेबल गुड्स कहलाते हैं, जो हमारे देश में, हमारा देश एक कृषि प्रधान देश है, यहाँ पर कृषि के प्रोडक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो हमारे देश में इतनी खपत नहीं होती। आपने देखा होगा इसी वजह से रेट बहुत डाउन आ जाती है। सस्ते में प्याज ख़राब हो जाती है, आपने आए दिन सुना होगा प्याज ख़राब हो गई, टमाटर ख़राब हो गए, आलू ख़राब हो गए। और फूलों की तो बात ही मत कीजिए, फूल तो हर 2 दिन बाद मुरझा जाते हैं, और हमारे यहाँ करोड़ों रुपए के फूल होते हैं। तो सरकार कहती है, ऐसे प्रेरित करती है, कृषि के जितनी भी उत्पाद हैं उनको सरकार कहती है ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको सब्सिडी देंगे, हम आपको तटकर नहीं लगाएंगे, हम आपको कर नहीं देंगे। क्यों ना आप अपने देश में जो एक फूल आप 5 रुपये की रेट में गुलाब का फूल बेचते हैं, क्यों ना आप दूसरे देश में उसको 50 रुपये में बेचें। तो आपको सरकार बहुत सारे उत्पादों में जो आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जितने भी हैं, उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें और उन उत्पादों को हम दूसरे देशों में बेच के ज़्यादा मुनाफा कमा सकें, ताकि देश का भी आर्थिक स्तर बढ़ेगा। इसीलिए सरकार इनको आगे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरित करती है निर्यातकों को। फिर एकाधिकारी शक्ति का उपयोग करना, यानी कि आप निर्यातक हैं तो आपको किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, आपको किसी के साथ कोई आपको अपना लाभ नहीं बांटना पड़ता, आपको अपना मुनाफा नहीं बांटना पड़ता, आप अपनी सारी शक्तियों का उपयोग कर पाते हैं। तो ये थे उद्देश्य, और उद्देश्यों को ही निर्धारित करना के लिए हम उन्हीं को ध्यान में रखते हुए अपने बाज़ार का चयन करते हैं। फिर चयन हेतु मापदंड। अब हमारा क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? अंतर्राष्ट्रीय विपणन के उद्देश्यों को निर्धारित करने के बाद बाजार के उचित मूल्यांकन और चयन हेतु स्पष्ट परिभाषित मापों और मूल्यांकों के घटकों को निर्धारित करना आवश्यक है। पहले तो आप ये देखें कि अगर मेरा माल जापान जा रहा है और मेरा माल अमेरिका भी जा रहा है, हमें क्रेता मिल गए हैं माल भेजने के लिए, एक कनाडा के भी मिल गए हैं और रशिया के भी मिल गए हैं और एक लंदन, 5 जगह के हैं। तो मुझे देखना है कि मुझे कहाँ पे मुनाफा ज़्यादा मिलेगा, कहाँ मुझे कम से कम मेहनत लगेगी, मेरा माल आसानी से पहुंच पाएगा, वहाँ की सरकार के नियम कानून ऐसे कैसे हैं कि ज़्यादा, जैसे मैंने आपको बताया था कंपैरेटिवली, एक माल मेरा ईरान में जा रहा है और एक माल मेरा लंदन में जा रहा है, दोनों के अलग अलग सरकारी नियम हैं, दोनों के अलग अलग कानून हैं, और आपका माल कितनी आसानी से, कितने कम समय में, कितनी लोगों की मांग क्या है, लोगों की डिमांड क्या है इस माल की, वो सब देखते हुए मापदंडों को आपको देखना चाहिए। फिर ही आपको अपने अंतर्राष्ट्रीय जो आपका देश है उस देश का सिलेक्शन करना चाहिए कि मेरे लिए व्यापार कहाँ आसानी से, इजीली, और कहाँ मेरा माल ज़्यादा बिकेगा और ज़्यादा मुनाफा मिलेगा। तो ये था आपका
अंतर्राष्ट्रीय व्यापार चयन हेतु मापदंड। फिर आता है आपका प्रारंभिक छानबीन। प्रारंभिक छानबीन, जैसा मैं आपको पिछली क्लासेस में बता चुकी हूँ, जब हम अंतर्राष्ट्रीय विपणन और देशी बाज़ार के बीच में अंतर पढ़ रहे थे, तब मैंने आपको बताया था हमारे देश में प्रारंभिक छानबीन करना अपने उत्पाद के बारे में ज़रूरी नहीं होता, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय विपणन के दूसरे जो बाज़ार हैं उनमें प्रारंभिक छानबीन आपको रिसर्च ज़रूर करनी चाहिए कि रिसर्च के तहत आपको ये पता चलता है कि मेरा माल कहाँ कहाँ बिक सकता है और कहाँ नहीं बिक सकता। इसका एक मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगी जो मैं कई सालों से देती हुई आ रही हूँ कि आपने नाम सुना होगा फेयर एंड लवली क्रीम का। अब फेयर एंड लवली क्रीम हमारे देश में आपने देखा होगा बहुत पॉपुलर है और सभी जो किशोर वर्ग की छात्राएं और लड़कियां हैं और उम्र के जो यंग एज की लेडीज़ हैं उनके बीच में बहुत पॉपुलर है, क्योंकि यूजुअली हमारे देश में माना जाता था कि हमारा रंग सांवला है तो फेयर एंड लवली से हमारी लड़कियों को लगता था हम गोरे हो जाएंगे। कंपनी ने इस तरह से अपने उत्पाद को एडवर्टाइज़ किया और इस तरह से उत्पाद को पॉपुलर किया। जब देखा कि हमारे देश में इसका पॉपुलैरिटी बढ़ गई है तो उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार ढूंढने शुरू किए, जैसा अभी मैं आपको बता रही थी, और प्रारंभिक छानबीन किए बिना उन्होंने ये क्रीम ऐसे देशों में भी बेची जैसे सऊदी अरब है, और इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है, ऐसे देशों में बेची जहाँ पर उस उत्पाद की ज़रूरत ही नहीं थी। वहाँ की महिलाओं का या लड़कियों का रंग ऑलरेडी बहुत गोरा होता है तो उन्हें फेयर एंड लवली ये शब्द से ही ऑब्जेक्शन था और उन्होंने इस उत्पाद को सिरे से खारिज कर दिया। पूरा निर्यातक का बिगड़ गया। तो ये कहने का मतलब है कि बिना छानबीन किए कि वहाँ की जनसंख्या कैसी है, वहाँ प्रति व्यक्ति आय कैसी है, अर्थव्यवस्था की दशा कैसी है, आधारभूत सुविधाएं कैसी है, राजनीतिक स्थिति कैसी है, ये सब बेसिकली हमें मार्केट के बारे में पहले रिसर्च करनी चाहिए। क्या डिमांड है, क्या वहाँ की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ क्या हैं, अगर मेरा उत्पाद महंगा है तो हमें ये देखना चाहिए कि प्रति व्यक्ति आय क्या ऐसी है जो महंगे प्रोडक्ट को ख़रीद सके। फिर वहाँ की जनसंख्या कितनी है, क्या मेरा माल वहाँ की जनसंख्या के अनुरूप है या नहीं। बिना प्रारंभिक छानबीन किए आपको कभी भी अपना माल दूसरे देश में नहीं बेचना चाहिए। फिर प्रारंभिक बाज़ारों की संक्षिप्त सूची। अब इसी के कंटिन्यूएशन में आता है कि आपको अपने आपके बाज़ार का मतलब लोकल मार्केट नहीं है। बाज़ार का मतलब कनाडा, रशिया, अमेरिका, जापान, थाईलैंड, ग्रीस, ये सब देश, क्योंकि इनकी मुद्राएं अलग हैं, इनकी कंडीशंस अलग हैं, इनकी राजनीतिक व्यवस्थाएं अलग है, इनकी जनसंख्या अलग है, इनकी मांग अलग है, इनके लोगों की पसंद नापसंद, भौगोलिक परिस्थितियां, इनकी संस्कृति सब अलग है। इसीलिए पहले आप लिस्ट बनाएं कि मेरा बाज़ार या मेरा टारगेट ग्रुप, कि कौन सा टारगेट ग्रुप यानी कौन से उपभोक्ता मेरे लिए सही रहेंगे, मेरे प्रोडक्ट के लिए किस जगह पे उपभोक्ता। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगी कि अमेरिका के मैंने आपको पेप्सी और कोका कोला की बात बताई थी। पेप्सी और कोका कोला सबसे अधिक पूरे विश्व में हमारे भारत में बेची जाती है। तो उन्होंने अपना बाज़ार कौन सा चुना तुरंत? भारत क्यों चुना उन्होंने, इंडिया? क्योंकि उन्हें लगा यहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा हैं। अब पेप्सी और कोला बुज़ुर्ग तो पिएंगे नहीं, तो उन्होंने उनके लिए सबसे सबसे अच्छा बाज़ार कौन सा था? भारत, जहाँ पे युवाओं की संख्या करोड़ों में है। और ऐसी टारगेट ग्रुप को उन्होंने टारगेट किया, एडवर्टाइज़ किया, पॉपुलर किया, यहीं पे फैक्ट्री डाली और यहीं पर उन्होंने सेल करना शुरू किया। तो आप अपने बाज़ार की पहले लिस्टिंग बनाएं कि कौन सा बाज़ार मेरे लिए उपयुक्त रहेगा। उसके बाद आता है लास्ट, मूल्यांकन एवं चयन।
अंत में बाज़ारों की संक्षिप्त सूची के विस्तृत विश्लेषण के द्वारा विभिन्न घटकों के मद्देनज़र बाज़ारों के समग्र आकर्षण को ध्यान में रखते हुए चयनित बाज़ारों को श्रेणीकृत किया जा सकता है। श्रेणीकृत यानी कि कौन सा बाज़ार मेरे लिए फर्स्ट नंबर पे ठीक रहेगा, कौन सा मेरे लिए सेकंड नंबर पे, क्योंकि आप एक ही जगह तो बाज़ार में सामान नहीं बेच सकते कि मैं हर बार कनाडा में ही बेचूं। तो बेटर है कि आप अपने बाज़ारों को श्रेणीकृत कर लीजिए कि ये पहला है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, एंड देन फिर आप अपना निर्यात शुरू कीजिए। तो ये थी बाज़ार चयन प्रक्रिया। थैंक यू।